दोस्तों, हमारे साथ यूपीएसआई भर्ती के कुछ परीक्षार्थी हैं जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। परीक्षा इनकी हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के इन्होंने सोशल मीडिया अभियान चलाया। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुना। ये कई नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के दरवाजे खटखटा कर आए, अपनी मांगे रखे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो आज इस उम्मीद से कि इनकी बात सरकार तक पहुंच जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि इनकी मांगों को सुना जाए, इसलिए आज हमारे बीच में मौजूद है। हमारे साथ राघव ठाकुर जी हैं, हमारे साथ आकाश यादव है, कविता मौर्य है, अमिता शुक्ला और दीपक चौधरी हैं। शुरुआत राघव ठाकुर जी आपसे कर रही हूँ। क्या समस्या आ रही है? आपका एग्जाम तो हो चुका है, अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जी मैम, नमस्कार। मैम, इसमें हमें दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो हमारी प्रक्रियाधीन यूपीएसआई भर्ती है वो 4,543 पदों के लिए सरकार ने निकाली थी। तो मैम हमारी इसमें इसका एग्जाम 14 और 15 मार्च को हो चुका है। अब इसमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी से 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, इस भर्ती में 2,000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए। मैम, इसका कारण ये है कि ये भर्ती पंचवर्षीय योजना की तरह आती है। पिछली भर्ती 2020-21 में आई थी, वो 9,500 पदों के लिए थी। इस बार भर्ती 2025 में आई है, लगभग 5 साल बाद, और पदों की संख्या बिल्कुल आधी से भी कम है। तो मैम, जबकि विभाग के अंदर बहुत सारी रिक्तियां हैं और पिछली भर्तियों का बैकलॉग चला आ रहा है, तो इस वजह से इसमें 2,500-3,000 पद आसानी से बढ़ सकते हैं। नंबर 2, हमारी इसमें डिमांड ये है कि रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट जारी होनी चाहिए, जिससे भर्ती के अंदर निष्पक्षता और पारदर्शिता है। कहीं ना कहीं मैम, हम पिछली भर्तियों में देखते आ रहे हैं कि ये भर्ती बोर्ड बैकडोर से एंट्री करा देता है, जब हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारा जी, आप ही लोगों का जब एग्जाम चल रहा था तो हमने कई खबरें देखी कि एसटीएफ की धरपकड़ हुई थी, बहुत सारी चीटिंग्स हो रही थी, कई जगह पर पेपर लीक की खबरें भी निकल करके आई, बहुत सारे अफरा तफरी मची हुई थी जब आप लोगों की परीक्षा। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो अब लोगों को आदत हो गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। अब आप लोगों की मांग के क्या मायने हैं और आप किसके किसके पास गए हैं? पहले तो ये बताइएगा कि कितनी कोशिशें करी, क्योंकि आपकी मांग तर्क संगत है, समझ में आ रही है, लेकिन अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, रिजल्ट आने वाला है, कहाँ कहाँ गए, कितने हाथ पैर मारे, कितनी कोशिशें करी, और इन मांगों से और क्या चीजें स्पष्ट होंगी, बिल्कुल क्लियरली बताइए। जी मैम, हम इसके लिए ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि का दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया हो। हमने सरकार में माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को भी ज्ञापन दिया है, जब वो इलाहाबाद दौरे पे गए थे आज से 10-12 दिन पहले। और हमने ऐसा कोई भी पार्टी का दफ्तर नहीं छोड़ा है जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया हो। हमने लगभग 200 से 250 जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे दिया है, जिसमें कुछ सरकार के, कुछ विपक्ष के विधायक, सांसद और मंत्री महोदय हैं। मैं खुद लखनऊ में 10 अप्रैल को ज्ञापन देने के लिए गया था, जनता दरबार में माननीय सीएम साहब से मिलने के लिए गया था। लेकिन अगले दिन 11 अप्रैल को, मैं 10 अप्रैल को कई सारे मंत्री महोदयों को मैंने ज्ञापन दिया था। ये खबर लखनऊ पुलिस को चल गई और प्रशासन और शासन की तरफ से मेरा नंबर प्रेस पर डाला गया, और अगले दिन 11 अप्रैल को चारबाग रेलवे स्टेशन से मुझे असंवैधानिक रूप से डिटेन कर लिया गया और 2 दिन के लिए मुझे शांति भंग में जेल भी भेजा गया है मैम। अच्छा। जबकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, ना मेरा कोई अपराध था। अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना कोई अपराध थोड़ी होता है मैम। और हमने 2,000 से ज्यादा स्पीड पोस्ट ज्ञापन भेज कर दिए हैं सीएम आवास और सीएम ऑफिस के लिए, और कई बार हम ट्विटर कैंपेन कर चुके, जो हमारा ऑल इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग किया है कई बार। और मैम, इसमें हमारी, जो मैं बता रहा था, एक तो 2,000 पद वृद्धि वाली मांग है, दूसरी हमारी मांग स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट की है, क्योंकि ये पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जरूरी है। भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं बैक डेट से एंट्री कर देता है, ऐसा हम पहले भी देखते आए हैं। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा नंबर कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, मेरे भले ही एक अच्छा स्कोर रहा हो, लेकिन भर्ती बोर्ड उसको नॉर्मलाइजेशन में डाउन करके बाहर कर सकता है और कम नंबर वाले के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा करके उसको बैकडोर से एंट्री करा सकता है। मैम, इसमें हमारी मांग वेटिंग लिस्ट की है। जब भर्ती 4,543 पदों के लिए निकली है, हमने परीक्षार्थियों ने 4,543 पदों के लिए फॉर्म भरा है, तो भर्ती पूरे 4,543 पदों पर ही होनी चाहिए। इसमें क्या है कि मेडिकल से पहले ये फाइनल मेरिट देते हैं और ये उतने ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं जितनी वैकेंसी है। अब
मेडिकल में कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, कुछ मेडिकल छोड़ देते हैं, कुछ अपर चॉइस की वजह से इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं 400 से 500 वैकेंसी, लगभग 10% वैकेंसी खाली चली जाती है। तो इससे नुकसान हमारा ही होता है। अगर मैम इस पर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, थोड़ा आधा एक नंबर कम हो जाएगी कट ऑफ, तो इसी भर्ती से जो वंचित रह जाते हैं बहुत कम मार्जिन से, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। तो जब 4543 पदों के लिए फॉर्म भरवाते हैं, तो फिर ये वैकेंसी खाली क्यों जाए? ये वेटिंग लिस्ट से भरी जानी चाहिए। जब अन्य स्टेट में, सेंटर में जब इसका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड जो है वो कोई पाकिस्तान का बोर्ड तो है नहीं, वो भी हिंदुस्तान का है। जब अन्य बोर्ड ये फॉलो करते हैं, तो ये क्यों नहीं करता है? तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? अच्छा दीपक चौधरी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षा आपकी हो चुकी है, परीक्षा आपने दे दी? गुड इवनिंग मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स यू। यस मैम। एक बात बताइए, इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? क्योंकि इससे पहले तो परीक्षाएं होती थी, हो जाती थी, रिजल्ट आता था, नौकरी वोकरी होती थी, धरना प्रदर्शन तब भी हुआ करते थे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में तो राम राज चल रहा है मेरे भैया, यहाँ इतना कंफ्यूजन किस बात का है? कभी परीक्षा हो जाती है तो पेपर लीक हो जा रहा है, कभी लोग रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं नौकरियों की संख्या और बढ़ाई जाए, रिक्तियां और बढ़ाई जाए। इतना कंफ्यूजन किस बात का है? मैम 2021 में 9534 वैकेंसी आई थी। हाँ, जिसकी बिल्कुल ठीक बात है। बैकलॉग वैकेंसी चली गई, लगभग 800 850 के समथिंग बैकलॉग वैकेंसी चली गई 2021 में। 2017 में 3307 वैकेंसी आई, उसमें भी बैकलॉग वैकेंसी चली गई 822 के समथिंग। 2011 में भी आई, उसमें भी 833 बैकलॉग चली गई। ये बैकलॉग वैकेंसी काफी हद में चली गई, देखा जाए तो 10% के अकॉर्डिंग चली जाती है। हम चाहते हैं कि ये बैकलॉग वैकेंसी हमारे द्वारा फिल की जाए, स्टूडेंट्स के द्वारा फिल की जाए। और 2025 में जो आई थी ये भर्ती, इसमें 4543 पद आए, जबकि 5 साल का टाइम लिया गया इसमें। और 2017 से 2021 में 4 साल का टाइम लिया गया, उसमें 9535 पद आए। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या रेशियो है, किस रेशियो के अकॉर्डिंग आप ये वैकेंसी दे रहे हो? टाइम ज्यादा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। देना चाहिए कि वैकेंसी तो दे रहे हैं दीपक चौधरी जी, मैम वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन 5 साल पे वैकेंसी आ रही है मैम। 5 साल में 4543 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी भी लगाए तो भी 5000 होनी चाहिए। क्या यूपी में, ऑल यूपी में एक साल में 1000 वैकेंसी सफिशिएंट है? जबकि यूपी सबसे आबादी वाला राज्य। बिल्कुल सही बात है। क्या इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा? क्या क्राइम रेट को हम डाउन कर पाएंगे? कमी किसकी है? किसकी कमी की वजह से ये सब हो रहा है? मैम ये तो शासन को ही पता होगा किस वजह से वैकेंसी को कम दिया जा रहा है, किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को भर्ती करना चाहते हैं। बाद बाकी ये देखा जाए कि 4543 वैकेंसी। नाकामी किसकी है? शासन की नाकामी है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये क्या रेशियो है, किस रेशियो में वैकेंसी निकाल रहे हैं कि 4 साल में। नाकामी है क्या बोल रहे हैं दीपक चौधरी जी? मैम स्टेट गवर्नमेंट योगी सरकार जी की है, हम उन्हीं से कहेंगे। हाँ बिल्कुल, प्रजा अपने राजा से ही शिकायत करेगी। होता है, गार्जियन होता है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं। प्रजा खुलकर बोलिए, खुलकर बोलेंगे तभी कानों में तेल डालकर सुनेंगे। प्रजा अपने राजा से शिकायत करेगी, ये लोकतांत्रिक है, हमें अपनी आवाज को बुलंद। यहाँ पर राजा गार्जियन तक तो चलो चल सकता है, राजा नहीं होता यहाँ पर। आप राजा थोड़ी चुन रहे हैं, आप तो नेता चुन रहे हैं ना, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। वो इतना डर किस बात का? बोलिए। राजा के ही समान है मैम, वो हमारे लिए तो राजा के ही समान है। अगर अच्छा, तो मैम हमारी मांग यही है कि उसमें 2000 पद जो बैकलॉग है, अगर उसे भी देखा जाए, अगर बैकलॉग को जोड़ दिया जाए तो 2000 से प्लस बैठेगा। तो उस बैकलॉग को भी अगर ऐड कर दिया जाए, ये 4543 जो अधियाचन आया, लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए, 2023-24 काफी रिक्तियां हुई, रिटायरमेंट हुए। हेलो, आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए, पूरी करिए बात। 4543, अगर उसके बाद भी वैकेंसी खाली, मतलब रिटायरमेंट है, रिक्तियां बड़ी हैं, तो क्यों ना उन्हें वर्तमान समय में एक नया अधियाचन तैयार करके इन्हें तभी निकालना था। इन्होंने 2 साल पहले का अधियाचन दे दिया 4543 वैकेंसी का, जबकि उसके बाद में भी काफी वैकेंसी खाली गई है, रिटायरमेंट हुए हैं, तो वो भी तो इन्हें ऐड करनी चाहिए थी।
और लाखों स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं और इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया, वो भी तो बढ़ाता है कंपटीशन को। उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है हाई रेट से, तो वैकेंसी और घटती जा रही है। ये समझ नहीं आ रहा क्यों घट रही है ये। सही बात है। चलिए, आकाश यादव भी हमारे साथ हैं। आकाश जी, क्या कहेंगे भाई? आप लोगों की समस्या तो बहुत बड़ी है, हालांकि अगर सुलझाना चाहते तो बड़े आराम से सुलझाया जा सकता था, आपको बिठाकर बातचीत भी हो सकती थी। कोई ऐसी बहुत भयानक मांग नहीं है आपकी, और रिजल्ट अभी नहीं आया, उसको आने में समय है। आप लोगों का कोई सुध क्यों नहीं ले रहा है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। आपने तो अपने जो आपने पोस्टर वगैरह बनाए हैं उसमें आपने लिखा है कि अगली साल फिर हम आपकी सरकार लेकर के आएंगे। योगी आदित्यनाथ से आप लोगों ने ये मांग ये रखी है उनके सामने और कहा है कि अगली बार हम ही आपको जिताएंगे, हम भी आपका साथ देने के लिए 2027 में वोट करेंगे, तो भी आपकी नहीं सुनी जा रही है। क्या बात आ रही है? मैम, इसके मामले में तो हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हम लोगों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना अगर आप देखेंगी तो लगभग 20% के हिसाब से हमारे वहां की जनसंख्या बढ़ रही है यूपी की। और रिटायरमेंट पुलिस प्रशासन 2011 पे आप क्यों जा रहे हैं? मैम, मैं इसलिए ले रहा था 2011 की जनगणना वृद्धि दर में देख रहा था कि रिटायरमेंट साल दर साल हो रही है, जनसंख्या 20% हर दशक में बढ़ रही है। तो भर्ती 2021 में 9,000 प्लस आई, फिर 2025 में जब आई तो 4,500 कैसे हो सकती है? तो ये सवाल जब आपने 9,000 के ही आसपास होनी चाहिए थी। पूछा आकाश यादव जी, तो क्या बोला गया आपसे? वो बोलते हैं कि हम आपकी मांग को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने जब ये जायज मांग पूछी कि भाई उस 2021 में 9,500 के करीब थी, आज अब 4,543 भर्तियां निकाल रहे हैं, तो किस एवज से निकाल रहे हैं? वो बोलते हैं कि कहा क्या क्या? वो बोलते हैं कि हम आपकी मांगों को सीएम सर तक पहुंचा देंगे, और इसके बाद कोई रिस्पांस नहीं होता। पिछले काफी दिनों से हम लोग कुछ उम्मीद पहुंची कि नहीं पहुंची उसकी उम्मीद हम लोगों की थी कि लेकिन पहुंचेगी, लेकिन कुछ बेहतर रिस्पांस नहीं मिला। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी कर लिया, हम लोगों ने ज्ञापन भी दे लिए, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और अब क्या चाहते हैं? कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि 2,000 पद किसी भी हालत में बढ़ने चाहिए। नहीं बढ़ेगी तो क्या? सरकार का मन है, बढ़ाना होता तो बढ़ा देते। अब तक कैसे बढ़वा देंगे आप लोग? ये तो है मैम कि कैसे बढ़वा देंगे, मतलब हम सरकार नहीं है कि कैसे बढ़वा देंगे, लेकिन हम यूपीएसआई के अगर हम लोग पेपर दिए हैं तो हम लोग एक मैच्योर युवा हैं। सरकार फिर उस चीज का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहेगी। क्या खामियाजा भुगत लेगी? आने वाले चुनाव में अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम युवा सरकार की भी नहीं सुनेंगे। क्या कर लेंगे बताइए तो? सरकार भी आएगी कुछ ही दिनों के बाद वोट मांगने हम लोगों से, फिर उसका हम लोग रिजल्ट दे देंगे। घुमा फिरा के हो सकता है अच्छा, हो सकता है हम लोगों की कुछ कहना चाह रहे थे राघव ठाकुर? हो सकता है हम लोगों की संख्या थोड़ी सी कम हो, लेकिन संख्या कम है लेकिन मैच्योरिटी है। हम लोग इकट्ठा होकर बेहतरीन प्रदर्शन कर लेंगे। अच्छा, राघव ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर लेंगे, सरकार नहीं आने देंगे अगर आपने हमारी सुनी नहीं। हालांकि कुछ समय पहले तक ऐसे ही होता था, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या सरकारें हुआ करती थी, वो डरती थी अपने प्रदेश की जनता से, युवाओं से सबसे ज्यादा डरती थी कि अगर युवा सटक गया तो मतलब तो हम तो आएंगे ही नहीं, हमारी तो कुर्सी छीन लेंगे ये लोग। अब डर खत्म हो गया है। आप लोग राजा बना लिए, भाई साहब कह भी रहे हैं, दीपक चौधरी जी राजा हमारे लिए, तो राजा के आगे तो झुका ही जाता है, राजा के आगे तो गुलाम ही हो जाता है। ये तो अपनी मैम समझ का वो है कि मुख्यमंत्री राजा। कैसे आप लोग अपनी मांग मनवाएंगे ये बताइएगा? नहीं मैम, गुलामी करते हुए क्यों? संवैधानिक रूप से हमें संविधान ने दिया है, उस तरीके से लेंगे। अब मुख्यमंत्री होता है, कोई राजा नहीं होता है। यस, गुड। उसको अब लग रहा है कि हमने उसको चुना है, उसको इलेक्ट करके भेजा है, तो उसका फर्ज बनता है कि छात्रों के लिए, जनता के लिए काम करे। बिल्कुल ठीक है। और मैम मैं कुछ आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि 2017 तक यही भर्ती बोर्ड 2017 तक रैंक लिस्ट भी देता था, स्कोर कार्ड भी देता था, हर चीज देता था। लेकिन 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ
कि 2021 भर्ती हुई 9534 की, आप उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ, आपने इको गार्डन में आके हमें कवर किया था, तो आपको सारी चीजें पता है मैम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें इन्होंने ना तो स्कोर कार्ड दिया, ना वेटिंग लिस्ट दी, ना रैंक लिस्ट दिखाई, उसमें भी इन्होंने बड़ा घपला किया। फिर यूपी कांस्टेबल भर्ती हुई 60,000 की 2023 में, उसमें भी तो इन्होंने स्कोर कार्ड रैंक लिस्ट वगैरह नहीं दी। जब इनसे हमने मांगा तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र करिए, अभी भर्ती चल रही है, फाइनल मेरिट के बाद दे देंगे। आज 2026 हो गई, 3 साल गुजरने के बाद भी नहीं आया है। और मैम एक नया मामला बताता हूँ, ये भर्ती बोर्ड की कार्यशैली क्या है। 2021 भर्ती में महिला ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इन्होंने नहीं लगाई थी अलग से, तो बेचारी महिलाएं अब पढ़ी लिखी हैं, मैच्योर है, तो उन्हें अपने हकों अधिकारों का मालूम है, तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली गई, नेहा शर्मा एंड 53 अन्य महिलाएं। तो लंबी लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर के महीने में उनके पक्ष में फैसला दे दिया, भर्ती बोर्ड को आदेश दे दिया कि आप महिला ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगा के इनको नियुक्ति दीजिए। अब यहाँ से भर्ती बोर्ड ने मैम गेम खेला, उन्होंने क्या किया कि जो महिला थी 53-54, उनको पर्सनली उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लेटर बना के भेज दिया, और उसमें इन्होंने जानकारी दी कि हमने एक कमेटी बनाई है और आपकी महिला ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 283 निकाली गई है। तो उन्होंने उसमें जिन जिन महिलाओं के 283 से कम थे, उनको व्यक्तिगत तौर पर ये बोल दिया कि आपके 283 कट ऑफ से कम है, तो इसलिए हम आपके चयन पर विचार नहीं करेंगे, आपका जो नियुक्ति है उस पर निरस्त किया जाता है। फिर उन्होंने अगले 2 दिन बाद 25 मार्च को एक सबके लिए एक कमांड लेटर जारी कर दिया और ये कह दिया कि 730 की बैकलॉग थी, जिसे हमने आगे 2023 के अध्याचन में जोड़ दिया है। अब हमारे पास बैकलॉग खाली नहीं है, रिक्तियां खाली नहीं है, तो हम आपको किसी को भी नहीं दे सकते। बताओ माननीय न्यायाधीश, इन्होंने बोला है कि बैकलॉग थी, उसको हमने 2023 के अध्याचन में जोड़ दिया, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, ये झूठ बोल दिया इन्होंने, क्योंकि देना नहीं पड़े महिला ईडब्ल्यूएस को। और जबकि एक लड़की है, मेरठ की है, हिमांशी नाम है उसका, और एक साधना, वो अब आज उनकी सुनवाई थी, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस चली गई। हिमांशी के 287 नंबर है महिला ईडब्ल्यूएस में, जबकि इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लेटर जारी करके ये कहा था कि हमने कमेटी बना के 283 कट ऑफ निकाली है। तो भाई 287 तो 4 नंबर ज्यादा हो गए, उसको फिर क्यों नहीं दिया इन्होंने? बिल्कुल सही बात तो इस तरीके के ये गेम खेलता है भर्ती बोर्ड। तो इसकी कार्यशैली से हम अच्छी तरह वाकिफ है, तो हमें इस जी मैम, तो लगातार ये इस तरीके की कार्यशैली के साथ और ये इस तरीके की हरकतें करता आ रहा है, धांधली करता आ रहा है, तो अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने रिजल्ट आने से पहले से ही, एग्जाम होते ही हम एक्टिव हो गए, और ये सारी डिमांड हम सरकार के आगे, प्रशासन के आगे, शासन के आगे, भर्ती बोर्ड के आगे, सबके सामने रख रहे हैं कि जो भी अनियमितता है, जो भी भ्रष्टाचार। भर्ती बोर्ड क्या बोल रहा है ये बताइए। नहीं, मैं भर्ती बोर्ड से हमने कोई डिमांड नहीं करी है हमारी। नहीं, हम नहीं गए थे। जनवरी महीने में हमने एक ITI डाल करके कुछ लोगों ने उनसे जवाब मांगा था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो वैकेंसी इंक्रीज का मामला है वो भर्ती बोर्ड के क्षेत्र में नहीं आता है, वो आप शासन और सरकार से डिमांड करिए, उन्हीं के क्षेत्र का मामला है, ये कहकर उन्होंने टाल दिया, पल्ला ही झाड़ लिया मैंने। तो जो 2017 से पहले सारी चीजें होती थी, 2017 नेता दर नेता, विधायक दर विधायक, सांसद दर सांसद घूम रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा आपकी, है ना? बिल्कुल मैम, अब जो बहुत बड़ी संख्या होगी मैम, कोई राजनीतिक मुद्दा हो, धार्मिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, 200 से 250 जनप्रतिनिधियों तक पहुंच और इस मामले में इन्वॉल्व करना इतिहास में पहली बार हुआ है मैम। आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है, ना कहीं सुना है कि 200 से 250 जनप्रतिनिधियों तक रीच हो पाई हो, उन तक पहुंच हो पाई हो, ज्ञापन कार्यक्रम हुआ हो, उनके दरवाजे जा जाके खटखटाए गए हो, कोई भी मामला हो, चाहे धार्मिक, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, चाहे छात्रत्वों से जुड़ा हो, कभी नहीं ऐसा हुआ आज तक के इतिहास में। फिर भी ये जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। अब नहीं सुनेंगे तो अब चुनाव को ज्यादा टाइम नहीं है, 7-8 महीने का टाइम रह गया है, तो हम इनको सुना देंगे। अच्छा, चलिए अब महिलाओं के पास भी चलते हैं। 16 बहुत बड़ी संख्या है मैम। कविता मौर्य जी हैं, अमिता शुक्ला जी हैं। कविता जी क्या कहेंगी भाई? आप लोगों ने इतनी कोशिशें की, आज आप हमारे बीच बैठी हुई हैं, कई लोग, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं बताइए। जी मैम,
कहना चाहती हैं बताइए। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जैसे मान लीजिए 5-5 साल पे वैकेंसी निकाल रही है, हर साल लाखों अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो इतनी कम वैकेंसी में इतने ज्यादा लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि 4000 अभ्यर्थी ही बस एलिजिबल होंगे, इससे ज्यादा भी तो एलिजिबल हो सकते हैं ना। इतने बड़े प्रदेश में सिर्फ 4000 वैकेंसी निकालना कहाँ जायज है। 2021 में 9000 प्लस वैकेंसी आई थी, इस बार 4500 वैकेंसी आई है, और हर साल अगली बार ऐसे कर देंगे 2000, और आप कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ो कोई सुनने वाला नहीं है। और कितने ज्ञापन देने के बाद, विधायकों से, सांसदों के बाद भी कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। इसका मतलब यही है ना कि सरकार को अभ्यर्थियों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको वोट चाहिए, और वोट के लिए वो आएंगे, आपसे वोट लेके जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कविता मौर्य जी को समझ तो आया, अच्छी बात है कि कविता मौर्य जी को समझ तो आया कि सरकारें क्या करती हैं। अमिता शुक्ला जी, आप क्या कहेंगी? ये तो जी मैम। बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, इससे बड़ा सत्य इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि सरकार चाहे कोई भी हो, वो वोट लेने तक ही आपके पास आती है, आपकी बात सुनती है, और जब वोट ले लेती है तो वही होता है जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुनता। लेकिन आपकी मांग जायज है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। आप जितने भी लोग हैं इस पूरे इसमें, सबकी मांग बहुत जायज है कि रिक्तियां बढ़नी चाहिए। और जब पहले 9,500 के करीब लोग थे, रिक्तियां थी, तो आज इतनी कम क्यों? और दूसरा जो आपने बोला कि मार्क्स सामने रखने चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, बिल्कुल सही मांगे हैं। इन मांगों को बहुत समय पहले ही सुन के खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं किया जा रहा है। कारण क्या लग रहा है? नॉर्मलाइजेशन जैसे अंधा कुआं नहीं होता, अंधा कुआं है, उसमें आप जैसे कितनों के सपने गिर के टूट जाते, कुछ नहीं पता चलता। आप सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, और कोई जो रेस में सबसे पीछे होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन जैसा, और उसमें कोई तथ्य नहीं देते हैं कि कैसे हमने किया, कैसे नहीं किया। वो एकदम अंधा कुआं है कि जिसमें जाके कोई भी गिर सकता है। और रही बात, आप एज ए मतलब गर्ल देखो, सोसाइटी में बहुत प्रेशर नौजवानों का होता है, भविष्य एज भी का बहुत ऐसे प्रेशर अंधकार होता में है। है। सही बात है। हाँ, किसी की एज निकल रही, किसी की तो कोई भर्ती होती है ना कि उम्मीद होती है जो, और ऐसे अगर 200-250 जो हमारे विधायक नहीं सुन रहे हैं, तो ये बहुत निराशा, एकदम निराशा से आदमी क्या ही करे। जिनको हमने चुना वही हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो आदमी क्या करे। सोशल मीडिया हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो एकदम इसमें निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। इतने दिन मेहनत करने के बाद, लाइब्रेरी जाने के बाद, सालों पढ़ने के बाद, इसका जो दुख है वो एक एस्पिरेंट के अलावा शायद ही कोई समझ सकता है। मैम, सही बात है। अच्छा, आकाश यादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, अभी 60,244 कांस्टेबल की भर्ती बीती है। उसमें पहले कहा गया कि जब भर्ती फाइनल लिस्ट आएगी तब नंबर बता दिया जाएगा। फिर फाइनल लिस्ट आने के बाद भी नंबर नहीं बताया गया। उसमें मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया था, तो मैंने आरटीआई लगाई कि नंबर शायद बता देंगे आरटीआई की रिप्लाई में। आरटीआई की रिप्लाई में बोलते हैं कि आप यूपीपीआईबी की वेबसाइट पे अवलोकन करते रहें, नंबर अभी प्रकट नहीं किए गए हैं। तो भर्ती बीत चुकी है, नंबर नहीं प्रकट किए गए हैं, तो नंबर क्या हमारे बच्चों को बताएंगे? कितने साल बाद नंबर बताएंगे आखिर? पारदर्शिता तो तब होती, पारदर्शिता तब पता चलती कि जैसे ही रिजल्ट आता, पहली लिस्ट, जैसे डीवी की लिस्ट आती है, डीवी की लिस्ट के आने से पहले रैंक लिस्ट नंबर के साथ आ जानी चाहिए थी। एकदम सही बात है। नंबर नहीं बताते हैं। बिना नंबर की कोई भर्ती ऐसे कैसे मानी जा सकती है कि बिल्कुल पारदर्शिता से चल रही है? अब बाबा कहते हैं बार बार कि सब कुछ साफ साफ है, सब कुछ राम राज्य है। इसे राम राज्य नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दीपक चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि मार्क्स सामने होना चाहिए। आपने जो किया है, जैसा किया, आपके सामने मार्क्स है, आपको पता है आपके कितने नंबर आए हैं, आपकी क्या रैंक है, तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं पैदा होगी। लेकिन पहले ऐसा होता था, रैंक आती थी, लेकिन अब रैंक नहीं आती है। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे किस तरह की धांधली हो रही है? मैम 2017 तक मार्क्स, रैंक लिस्ट, सारी चीज आती थी, लेकिन ये 2020-21 वाली वैकेंसी के बाद में काफी बड़े लेवल पर धांधलीबाजी हुई। उसमें काफी सेंटर्स के अगेंस्ट रिपोर्ट हुई, लेकिन उन्हें वो भर्ती भी क्लियर कर दी निष्पक्ष तरीके से। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा बहुत बड़ा खेल है कि सपोज करो 14 की 1 मार्च के 2 स्टूडेंट हैं, उन दोनों के मार्क्स 350,
लेकिन किसी स्टूडेंट के तो मार्क्स कर देंगे 350 से 320, किसी के कर देंगे 350 से 370। ये फर्स्ट शिफ्ट का ही बच्चा है, सेम शिफ्ट है, सेम पेपर है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का खेल आज तक किसी टीचर के समझ में नहीं आया। ये हम देखना चाहते हैं कि स्कोर कार्ड में कि सेम शिफ्ट का बच्चा सेम स्कोर कर रहा है, क्या उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, क्या रैंक है, क्या वो सेलेक्ट है, क्या अनसेलेक्ट है, ये चीज सारी स्कोर कार्ड के जरिए पता चल सकती है। बिल्कुल सही बात है। स्कोर कार्ड एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी शो करता है हर एक वैकेंसी में, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे की कराती है। वो भी वैकेंसी अप एंड इंक्रीज करती है। एग्जाम लेने के बाद में काफी बार वैकेंसी इंक्रीज करी है। एक वैकेंसी है यूपी फेज की है, वो सॉरी एसएससी फेज की है, उसने अभी एक निकाला था नोटिफिकेशन, उसमें 261 वैकेंसी थी, बाद में उसने 1715 वैकेंसी कर दी। ऐसे यूपीपीएससी ने 220 वैकेंसी निकाली थी 2024 में, बाद में अगर उसने 947 वैकेंसी कर दी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, यूपीपीसीएस स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है, तो फिर ये 2000 पद वृद्धि क्यों नहीं हो सकती। राज्य का हर कोने कोने में यूपीएसआई वाला स्टूडेंट परेशान है। सही बात है, बहुत परेशान है, बहुत फोन्स आ रहे हैं मुझे। स्कोर कार्ड एक ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। अगर ये हमारा राइट है, आरटीआई डालेगा हर एक स्टूडेंट, तो फिर बोर्ड परेशान हो जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है सुनी, क्योंकि सारे विधायकों मतलब कई 200 से ज्यादा आप नेताओं के पास, विधायकों के पास पहुंच गए, अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सुनी क्यों नहीं जा रही है? क्या वो आपकी मांग को जायज नहीं मान रहे हैं? ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके अनुसार, मतलब उनके अनुसार आपकी मांग जायज नहीं है। राघव ठाकुर बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मैम। म्यूट है आपका माइक। हाँ मैम, आपने सवाल किया कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो रियलिटी तो यही है कि सरकार अभी बंगाल चुनाव में बिजी है। बाबा जी के लगातार दौरे हो रहे हैं बंगाल चुनाव के लिए, और यूपी में भी अलग अलग जिलों में वो जा रहे हैं, तो उनके लिए चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है, छात्र हितों के मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं है। छात्र यूपी के कोने कोने का, प्रत्येक विधानसभा का परेशान है। दीपक जी आपका माइक म्यूट करिए, उनकी आवाज इको बहुत हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो सरकार अभी बाबाजी बंगाल चुनाव में बिजी है, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, और यूपी में भी उनकी कई जगह दौरे हो रहे हैं, तो उन्हें छात्र हितों के मुद्दों की वो नहीं है। और मैम सबसे बड़ी बात ये दुखद है कि 2 से 2500 अगर जो ज्ञापन हमने फ्रेम फ्रीज हो गया, कुछ नेटवर्क इशू है। आकाश यादव जी, आप राघव ठाकुर जी की बात तो जो अधिकारी है, जो उनको अटेंड करते हैं, जो उनको मिले होंगे, उनका दायित्व नहीं है कि उन्होंने सीएम साहब को ये बात कंफर्म कराएं, उनको बताएं? क्या वो उनको रद्दी में फेंक दिया जाता है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैम रद्दी में फेंक दिया जाता है। 2 से 2500 ज्ञापन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है मैम। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग कोने से जो लोग, जो परीक्षार्थी सर्विस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है, वो वहां से भेज रहा है। जम्मू कश्मीर से भेजे हैं बहुतों ने, केरला से भेजे हैं, कर्नाटका से भेजे हैं, यूपी के अलग अलग जिलों से भेजे हैं मैम। तो कहीं ना कहीं मैम, एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय सीएम साहब को हाथ जोड़कर, वैसे मुझे जोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जरूरत है इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। अब तो मैं हाथ जोड़ के माननीय सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से आपकी वीडियो पहुंच जाए। आपका वो चैनल बहुत बड़ा है, आपका नाम बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं आपके, और आपकी वीडियो को देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो मैं माननीय सीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी 3 डिमांड है, उन पे कृपया करके गंभीरता पूर्वक विचार करें और कोई सकारात्मक निर्णय लें। हमारी 3 मांगे हैं। वर्तमान प्रक्रियाधीन यूपीएसआई भर्ती में कम से कम 2000 पदों की वृद्धि हो। नंबर 2, रिजल्ट के साथ सभी के व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से स्कोर कार्ड जारी किए जाए और रैंक लिस्ट जारी की जाए। नंबर 3, फाइनल अंतिम चयन परिणाम के बाद वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस की भर्ती देखते हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब, मिडिल क्लास, किसान फैमिली के बच्चे देखते हैं। कोई अडानी अंबानी के बच्चे यूपी पुलिस की भर्ती नहीं देखते हैं।
तो अगर ये 2000 की पदवृद्धि होती है तो गरीब किसान मिडिल क्लास फैमिली के परिवारों में खुशियां आएंगी, उनके बच्चों के सपने पूरे होंगे, दिवाली मनाई जाएगी। तो और ये 2000 बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करने का और जनता की सेवा करने का अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा। और जो वेटिंग लिस्ट से 200-400 सीटें खाली चली जाती है, वहां से भी 200-400 बच्चे और आ जाएंगे, तो कम से कम 2 से 2500 परिवारों का भला होगा। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। और मैम आपका भी मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं कि आपने हमारी छात्रताओं के मुद्दों को रखा, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक और माननीय सीएम साहब तक जरूर पहुंचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पहुंचेगी राघव ठाकुर जी, और मुझे मैं भी पूरी एक चीज उम्मीद ऐड है करना कि चाहूंगा। जब योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात जाएगी, आप लोगों की मांग पहुंचेगी, तो इस पर जरूर कुछ होगा। मैं भी पूरी उम्मीद रखती हूँ। आकाश यादव जी, चलते चलते आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर इस प्रोग्राम को विराम दें। आज की न्यूज है 57,000 पोस्ट, 57,000 नए सिपाही आए हैं, जी उनकी हाँ, पासिंग आउट परेड हुई है, जबकि भर्ती 60,244 थी। जी वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से ये 57,000 हुए हैं। अगर वेटिंग लिस्ट होती तो ये 57,000 नहीं रहते, 60,244 होते, जो कि सही बात, ये बड़ी संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 60,244 होने चाहिए थे, मैं भी 57,000 यही नहीं होने कहना चाहिए थे। चाहूंगी कि अगर हमारी हाँ, मांगे बोलिए नहीं बोलिए। सुनी जा रही है तो अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है तो आगे वो भी परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। मैं भी बड़ी अच्छा कठोरता से ये बात कहना चाहूंगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिता शुक्ला जी, कविता मौर्य जी, राघव ठाकुर जी, दीपक चौधरी जी, आकाश यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार तक जब ये बात जाएगी तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, और आपकी जो 3 मांगे हैं, इन मांगों पर जरूर कुछ करेगी सरकार। फिलहाल के लिए इतना ही। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, जिन लोगों ने इस मुहिम में इन लोगों का साथ दिया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। अगर वो भी जुड़ना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से खुले मंच से कह रही हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रख सकते हैं। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे, और आपके साथ खड़े रहेंगे तब तक जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।